घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। शादी से पहले नाड़ी दोष को ना करें नजरअंदाज, क्योंकि नाड़ी दोष कर सकता है आपको बहुत परेशान। जानिए नाड़ी दोष का हर रहस्य सिर्फ काल चक्र में। जी हाँ, शादी के रिश्ते की बात का सबसे मेन बेस कुंडली मिलान ही तो होता है। कुंडली मिलान के प्रोसेस में बनने वाले दोषों में से एक बड़ा दोष है नाड़ी दोष, जिसे बहुत ही अशुभ माना जाता है। लेकिन नाड़ी दोष को लेकर लोगों के मन में बहुत सारे डाउट्स हैं, आपके मन में भी होंगे, और इसलिए आज काल चक्र में नाड़ी दोष से जुड़ी सबसे सटीक और सही जानकारी आपको पंडित सुरेश पांडे जी देने वाले। तो बने रहिए हमारे साथ और काल चक्र देखते रहिए। साथ ही आपको ये भी बता दें कि काल चक्र भविष्यवाणी 2021 जो कि सीरीज था वो अब खत्म हो चुका है और नियमित रूप से अब आप काल चक्र देख पाएंगे, जिसमें खुशी की बात यह है कि अब हर हफ्ते पंडित जी आपको लॉकेट विजेता और कुंडली विजेताओं के नाम बताएंगे। तो जरूर हमें ईमेल करिए, लेटर लिखिए, ताकि आपका भी नाम इन विजेताओं में आ सके। साथ ही आज के टॉपिक से जुड़े अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं 0120665241। ये हमारा नंबर है, आप इस पर जुड़िए, फोन करिए और अभी लाइव पंडित जी से बात करिए। चलिए चर्चा को शुरू करेंगे, लेकिन सबसे पहले जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 19 जनवरी 2021 दिन है मंगलवार। आज पौष शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है सुबह 10:58 तक। इसके बाद सप्तमी तिथि शुरू हो जाएगी। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र सुबह 9:55 तक रहेगा। इसके बाद रेवती नक्षत्र शुरू होगा। शिव नाम का योग आज शाम 6:49 तक रहने वाला है। इसके बाद सिद्ध योग शुरू होगा। आज सर्वार्थ सिद्ध योग और रवि योग दोनों योग बने हुए हैं। आज पंचक का चौथा दिन है और आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, जैसे राहु काल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक, यमगंड काल सुबह 9:53 से 11:13 तक, गुलिक काल दोपहर 12:32 से दोपहर 1:51 तक। चलिए अपनी चर्चा को शुरू करते हैं और सबसे पहले ये जानते हैं पंडित जी से कि आखिर नाड़ी दोष होता क्या है, कैसे हम इसे कुंडली में समझ सकते हैं। इसके बारे में पंडित जी से सबसे पहले जानेंगे। पंडित जी, सबसे पहले तो यही बताइए कि नाड़ी दोष आखिर क्या होता है। देखो रोमिता, सनातन धर्म में कुछ भी ऐसी बात नहीं लिखी गई है जिसका कोई मतलब न हो या जिसका कोई बहुत बड़ा अर्थ न हो। इसी तरह से नाड़ी की बात आती है। नाड़ी वैसे तो वैद्य लोगों के हिसाब से ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना 3 नाड़ियां होती हैं, जिसको वैद्य नाड़ी पकड़ करके और ये रोग का निदान करता है कि इस व्यक्ति को ये रोग है, इस व्यक्ति को ये रोग है, इस व्यक्ति को ये रोग। उसी नाड़ी शब्द का संबोधन यहाँ पर विवाह में भी आता है। अच्छा। नाड़ी दोष के बारे में बताना चाहूँगा कि नाड़ी दोष के बारे में ये आप जान लीजिए कि 3 प्रकार की नाड़ी होती है, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। विवाह के समय लड़के लड़की के गुण मिलान में नाड़ी का सबसे ज़्यादा महत्व होता है। गुण मिलान में अष्टकूट का मिलान किया जाता है। अष्टकूट माने क्या? 8 चीज़ों का। ये अष्टकूट है क्या भाई? देखो, वर्ण, वस्य, वर्ण में जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, वस्य में मानव, वैश्य, जलचर, वस्य, तारा में विपद तारा, प्रत्यय तारा, ग्रह मैत्री में 2 ग्रह जो आपके राशि स्वामी हैं और लड़की के राशि स्वामी हैं, उनकी मैत्री है कि शत्रुता है। गण, राक्षस गण, देवगण, मनुष्य गण। राशि मेष से लेकर के मीन राशि तक। राशियाँ यदि 6वीं, 8वीं, 5वीं, 9वीं है तो भकूट दोष, नहीं तो ठीक। नाड़ी ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, अतः अंत नाड़ी, मध्य नाड़ी और आदि नाड़ी, ये 3 नाड़ियाँ।
तो इसमें नाड़ी में 8 गुण होते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण बताया गया है। नाड़ी व्यक्ति के मन और मानसिक ऊर्जा की भी सूचक है। नाड़ी व्यक्ति के निजी संबंध और उसके मन, उसकी भावनाओं को नियंत्रित करता है। जिस तरह से शरीर में वात, पित्त और कफ, ये तीनों तरह के दोषों की जानकारी वैद्यराज को आपकी कलाई पर हाथ रखते ही पता चल जाता है, उसी तरह कुंडली मिलान में दो लोगों के भावनात्मक लगाव की जानकारी आदि, मध्य और अंत्य नाड़ी से जाना जा सकता है। नाड़ियाँ 3 तरह की होती हैं, पहले ही मैंने बताया आपको, आदि, मध्य और अंत। इन नाड़ियों का संबंध मनुष्य की शारीरिक धातुओं से है। नाड़ी के 3 स्वरूप, आदि, मध्य और अंत, ये ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतिनिधित्व करती है। आदि नाड़ी को वात प्रधान माना गया है, मध्य नाड़ी को पित्त प्रधान माना गया है और अंत नाड़ी को कफ प्रधान माना गया है। शरीर में यही तो 3 रोग होते हैं। शरीर में इन तीनों का समन्वय बिगड़ने पर रोग उत्पन्न होता है, यह आपको भी पता है। लड़के और लड़की की समान नाड़ी हो तो ये दोष बहुत ज़्यादा लगता है। लेकिन आपको एक बात बताऊं, ज्योतिष के कुछ ग्रंथों में यह भी लिखा हुआ है कि ब्राह्मण वर्ण में पैदा हुए लड़की लड़कों को ही नाड़ी दोष लगता है। शेष दूसरे वर्ण में, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र वर्ण में पैदा हुए बच्चों को नाड़ी दोष नहीं लगता है। तो आप ये मत सोचिए कि कोई ब्राह्मणी के पेट से पैदा हुआ है, ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ है, तभी उसको नाड़ी दोष लगेगा। नहीं, कहीं भी बच्चा पैदा हुआ हो, लेकिन ज्योतिष के आधार पर उसकी नाड़ी ब्राह्मण हो और उसकी नाड़ी एक हो तो विवाह नहीं हो सकता, चाहे वो किसी जाति का हो। यहाँ जन्म की जाति से मतलब नहीं है कि हम ब्राह्मण हैं तो हमारे बेटे में नाड़ी दोष देखा जाएगा, बिल्कुल नहीं। कोई ब्राह्मण नहीं है और उसका भी ब्राह्मण वर्ण है तो उसमें भी देखा जाएगा। और ये बड़ी सटीक जानकारी है, आपको बता दूं कि अगर ब्राह्मण वर्ण लड़की और लड़का नहीं है तो मत डरिए नाड़ी दोष से, न कुछ बिगड़ने वाला है। लेकिन अगर ब्राह्मण वर्ण लड़की और ब्राह्मण वर्ण लड़का है तो नाड़ी से हाय तौबा करिए और भूल करके भी ढिठाई मत करिए, वरना परिणाम बहुत भयंकर हो सकता है। मैंने अपने इतने जीवन में ऐसे ऐसे अनुभव किए हैं नाड़ी दोष के कि जिसको मैं आपसे कह नहीं सकता हूँ, व्याख्या नहीं दे सकता हूँ। नाड़ी दोष का इतना हस्र हुआ है कि पहली रात में शादी टूट गई है, आप विश्वास करिए। 15 साल शादी चलने के बाद तलाक हो गया है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर ब्राह्मण वर्ण है और नाड़ी दोष है तो ऐसे विवाह को त्याग देना चाहिए। हाँ, अभी इस नाड़ी का और क्या वैज्ञानिक और पहलू हो सकता है, इस पर भी हम आपसे चर्चा करेंगे। लेकिन अगर आप शादी विवाह के लिए, अपने लड़की लड़के के लिए परेशान हैं तो ध्यान दीजिएगा, गुण चाहे 2 मिले तब भी शादी कर लीजिएगा, लेकिन नाड़ी दोष नहीं होना चाहिए। अगर नाड़ी दोष नहीं रहेगा तो बाकी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, लेकिन अगर नाड़ी दोष है, अरे हमारे यहाँ तो ज्योतिष के ग्रंथों में लिखा हुआ है, एक नाड़ी भय मृत्यु विवाह आदौ विचारणीयम। अगर वर कन्या की एक नाड़ी हो तो दोनों में किसी एक की मृत्यु होती है, ऐसा विचार करना चाहिए। ये मैं आपको भयभीत नहीं करना चाहता हूँ, ये मैं शास्त्र की बातें आपको बता रहा हूँ, लेकिन उसके साथ ये भी बता रहा हूँ अपने अनुभव की बात, जो शास्त्रों में नहीं, मेरे अनुभव की बात है कि यदि लड़की और लड़के का ब्राह्मण वर्ण ना हो और नाड़ी एक हो तो बहुत सामान्य स्थिति होती है, विवाह किया जा सकता है, कोई उसमें चिंता की बात नहीं है। दूसरी बात, अगर नाड़ी एक हो और लड़की लड़के का नक्षत्र एक हो लेकिन चरणाक्षर भिन्न हो, जैसे रेवती नक्षत्र में कोई लड़का पैदा हुआ, पहले चरण में लड़का पैदा हुआ, दूसरे चरण में लड़की पैदा हुई, तो नाड़ी दोष होते हुए भी ये नाड़ी दोष नहीं माना जाएगा और इसमें 8 गुण बढ़ जाएंगे। इस बात का भी ध्यान देना चाहिए। देखिए, नाड़ी दोष से जुड़ी हुई सबसे सटीक
और सही जानकारी पंडित जी आपको दे रहे हैं और बता रहे हैं कि हमें नाड़ी दोष को बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और इन चीज़ों का आप भी ध्यान रखें जब आप कुंडली मिलान करवाएं, वरना इसके परिणाम क्या हो सकते हैं इसके बारे में भी पंडित जी आपको बता रहे थे। चलिए अब राशि अनुसार हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। मेष राशि का आज का राशिफल क्या कहता है, कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही आज का शुभ उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग क्या है, आइए देखते हैं। मेष राशि के जातक जो हैं वो जान लें कि अभी आपका राशि स्वामी मंगल आपके ही राशि में 11 अंश 23 कला पर गोचर कर रहा है। आपके भाग्य भाव में शुक्र की स्थिति है और आपके आजीविका भाव में सूर्य, शनि, बुध, बृहस्पति 4 ग्रह विद्यमान हैं, जिसमें बृहस्पति और शनि दोनों अस्त हुए पड़े हैं। तो ऐसे में आप ये जान लीजिए कि आज आमदनी से ज़्यादा खर्चा होगा, क्योंकि चंद्र की स्थिति व्यय भाव में है, आपके खर्च के स्थान में। प्रॉपर्टी या पैतृक संपत्ति से संबंधित कार्य में आपको सफलता मिलेगी, या अगर कोई पैतृक संपत्ति है और उसका मुकदमा चल रहा है तो रुकावट बरकरार रहेगी। रिश्तों की बात करें तो परिवार में तकरार बढ़ सकती है, वाणी पर संयम रखें, क्योंकि आपके कुटुंब भाव का स्वामी शुक्र अपने भाव से 6वां 8वां है। सर्दी, जुकाम, एलर्जी से परेशान हो सकते हैं, डरिएगा नहीं, कोई बुरा रोग नहीं होगा, केवल सर्दी जुकाम ही होगा। नौकरी पेशा लोग अपने काम को खुद पूरा करने की कोशिश करें। आज आपको चाहिए भगवान श्री हरि विष्णु को पीले रंग के वस्त्र अर्पित करें। शुभ अंक आपके लिए 9 है, शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। और वृश्चिक राशि वालों का आज का दिन कैसा रहेगा ये जानेंगे, लेकिन उससे पहले हमारी एक दर्शक ऋचा यूपी से जुड़ी हुई हैं, उनसे बात कर लेते हैं। ऋचा जी, स्वागत है आपका कालचक्र में। पूछिए पंडित जी से अपना सवाल। पंडित जी प्रणाम। सुखी रहो बेटा। हम अपने भाई के बारे में पूछना चाहते हैं, अपने बारे में। हमारे भाई की जन्म तिथि है 18/7/1999 जी। आलोक और अनुभव 2 नाम है उसके। जी। उसकी सरकारी नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी, क्या करना चाहिए उसे? चलो अपना भी पूछ लो बेटा, कितने साल की हो? शादी के बारे में पूछना चाहते हैं, हमारी शादी कब तक होगी, कैसा घर और कैसा वर मिलेगा बस। और कितने साल की हो? 25 साल में। ऋचा कितने साल की हो? 25 साल में चल रहे हम। चलो, तो मैं सबसे पहले तुम्हारे छोटे भाई के बारे में बता दूं ऋचा। तुम्हारे छोटे भाई के भाव का स्वामी है बृहस्पति, उससे आजीविका भाव का स्वामी है बुध। बुध और बृहस्पति अस्त है बेटा। सरकारी नौकरी से जरूर मिलेगी, दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि इसे सरकारी नौकरी लेने से रोक दे, लेकिन 24वें साल में मिलेगी। अभी तो इसका 21वां साल चल रहा है, 24वें साल में इसको सरकारी नौकरी मिलेगी। एक उपाय जरूर इससे करवाओ, जैसे देसी कपूर 100 ग्राम खरीद करके घर ले आएं और उसे बुधवार को किसी मंदिर में आरती के लिए ले जा करके भाई दान करे और हाथ जोड़कर आग्रह करे कि इसी कपूर से आप देवी देवताओं की आरती कर दीजिएगा। ये 5 बुधवार उपाय करने पर उसके पढ़ाई का फ्लो भी बदलेगा और उसको सरकारी नौकरी मिलेगी। हाँ, जहाँ तक आपने अपने विवाह के बारे में प्रश्न पूछा है, तो इसके बारे में मैं बताऊं कि बुध और बृहस्पति की युति तो बनी हुई है, लेकिन अभी आपके विवाह में मुझे विलंब दिखाई दे रहा है। आपका विवाह 2021 के नवंबर दिसंबर से लेकर के 2022 के अप्रैल तक होने की संभावना बनी हुई है। अभी आपको चाहिए कि आप कात्यायनी मंत्र का 10 माला जप सुबह, 10 माला जप शाम को 21 दिन करें। ओम कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः, ये मंत्र है, क्लीम ओम अंत में जोड़ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ाते हैं चर्चा को और बात वृषभ राशि वालों की करेंगे। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही आज का शुभ उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग क्या है आपके लिए, देखिए। देखिए, वृषभ राशि के जातकों की गोचर की स्थिति ठीक नहीं है। क्यों? आपके राशि में एक तो राहु की स्थिति है, नंबर 1। नंबर 2, आपका राशि स्वामी अपने भाव से 6वां 8वां है। दूसरी बुराई,
तीसरी बुराई, आपके धन भाव का स्वामी बुध अपने भाव से छठा आठवां है। ये 3 ऐसी बुराइयां हैं जो आपका पेमेंट आपको लेने नहीं देंगी। आपका कहीं रुका हुआ पेमेंट है तो उसमें कोई न कोई बहानेबाजी आएगी और आपका पेमेंट आपको नहीं मिलेगा, जिसके कारण आपका काम सफ़र करेगा। हाँ, अगर कोई नया कारोबार है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से संबंधित है, तो उसमें आपको लाभ मिल सकता है। लेकिन अगर आप वर्किंग महिला हैं तो आपको जरूर लाभ मिलेगा। ये लाभ इसलिए मिलेगा कि आपके लाभ स्थान में चंद्रमा है, जिसके कारण यदि आप महिला होंगी तो आपको सम्मान मिलेगा। परिवार में सुख शांति रहेगी, मित्रों से मुलाकात होगी। लेकिन आपके रोग भाव का स्वामी शुक्र जो 8वें स्थान में बैठा हुआ है, वो इस बात का संकेत कर रहा है कि एलर्जी की वजह से खांसी जुकाम की शिकायत हो सकती है। आज किसी के काम में आपको दखल नहीं देना चाहिए, वरना आपकी मुसीबत बढ़ेगी। भगवान श्री कृष्ण को सफ़ेद रसदार मिठाई का भोग लगाना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा, शुभ रंग आपके लिए पीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और देखिए, काल चक्र में आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर आपको जानकारी दे रहे हैं। पंडित जी आपको वो खास जानकारी दे रहे हैं जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। नाड़ी दोष जो कि अक्सर कुंडली में देखा जाता है, इसको नज़रअंदाज करना कितना खतरनाक हो सकता है, इसके बारे में भी पंडित जी आपको बता रहे हैं। तो अगर नाड़ी दोष से जुड़ा हुआ आपका भी कोई कन्फ्यूजन है, कोई डाउट है, तो आज काल चक्र देखने के बाद वो कन्फ्यूजन जाहिर तौर पर दूर हो जाएगा। लेकिन इसके लिए बहुत ध्यान से आपको काल चक्र देखना है। साथ ही अगर आपके मन में कोई भी सवाल आता है इस दौरान, तो कार्यक्रम में सीधे जुड़िए हमारे साथ। लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है, आप अभी कॉल कर सकते हैं, पंडित जी से बात कर सकते हैं। चलिए, नाड़ी दोष कितना खतरनाक होता है ये हमने जाना है, लेकिन अगर नाड़ी दोष के चलते विवाह हो जाए तो इसके बुरे परिणाम क्या हो सकते हैं वैवाहिक जीवन पर, इस पर भी पंडित जी से जान लेते हैं हम। पंडित जी, अगर विवाह हो जाए नाड़ी दोष होते हुए भी, तो ये बताइए कि वैवाहिक जीवन कैसा हो सकता है? क्या शादी टूट सकती है? वैवाहिक जीवन में बहुत सारी परेशानियां आ सकती हैं, क्या संतानों पर भी असर पड़ सकता है? देखो रोमिता, सही बात तो ये है कि अगर लड़की और लड़के का ब्राह्मण वर्ण है और नाड़ी दोष हो गया तो विवाह के बाद 10-15 दिन के अंदर ही तूफान मच जाता है। या तो शादी टूटती है, या दोनों में से किसी का स्वास्थ्य खराब होता है, या दोनों में से कोई दुर्घटनाग्रस्त होता है, दोनों में से किसी के जीवन को नुकसान पहुंचता है। ये होके ही रहता है। नारद पुराण के अनुसार आदि नाड़ी बात प्रधान होती है। ठीक है, आदि नाड़ी बात प्रधान होती है, और ऐसे में अगर लड़के लड़की दोनों की आदि नाड़ी हो तो दोनों बात प्रधान हो जाएंगे। और दोनों का अगर विवाह हो जाए तो चंचलता ज़्यादा रहने से दोनों में समर्पण और आकर्षण की भावना विकसित नहीं हो पाएगी। ऐसा वैवाहिक संबंध लंबे समय तक नहीं चल पाएगा। किसी न किसी कारण से विवाह टूटने का योग बनेगा। और मध्य नाड़ी को पित्त प्रकृति माना गया है, इसलिए मध्य नाड़ी के वर का विवाह मध्य नाड़ी की कन्या से अगर हो जाए तो दोनों की पित्त प्रकृति होने के कारण उनमें अहंकार का भाव ज़्यादा रहता है, झगड़े होते हैं और तलाक की संभावना होती है। विवाह हो जाए तो संतान सुख कम मिलता है या नहीं मिलता है। दुर्घटना में दोनों या किसी एक की मृत्यु स्वाभाविक है। ये जो ईड़ा नाड़ी है यही आदि नाड़ी है, ये जो पिंगला है यही अंत्य नाड़ी है, और जो सुषुम्ना है यही मध्य नाड़ी है। आदि नाड़ी और अंत्य नाड़ी दोनों का तो उपाय भी है कर्मकांड में, लेकिन मध्य नाड़ी का कोई उपाय ही नहीं है कि कोई पूजा पाठ करवा के, कोई दान पुण्य करके और आप शादी करवा लें। समस्या वहां आती है जहां लड़की लड़के एक दूसरे को 10 साल से पसंद कर रहे हैं और एक साथ जीवन जीने का सपना देख रहे हैं, और विवाह के समय जब कुंडली सामने आती है
तो दोनों की नाड़ी मध्य नाड़ी होती है। फिर उस समय की स्थिति देखने लायक होती है। इसके लिए कोई ज्योतिष में उपाय भी नहीं है कि कोई पूजा करवा के, कोई दान करवा के मध्य नाड़ी के दोष को संक्षेप किया जाए। हाँ, आपकी शांति के लिए, आपके दबाव में आप अपने मन की बात पंडित के मुंह से कहलवाना चाहते हैं, बार बार ये कह रहे हैं कोई तो उपाय होगा, कोई तो उपाय होगा, तो अपने मन से कोई गढ़ करके एक उपाय आपको बता देंगे। लेकिन मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं, मध्य नाड़ी का कोई उपाय अभी तक सृष्टि में नहीं है। और कुंडली मिलाने वाले ब्राह्मण या विद्वान व्यक्ति के मुंह में अपनी बात कहलवाने की कोशिश ना करें। जो आप चाहते हैं वही वो कहे। जब आप 2-4 बार अपने मन की बात कहेंगे, वो आपके मन की बात कहेंगे। और ऐसा जहां संकोच में कह दिया जाता है, वहां अनर्थ होता है। मैंने भी ऐसी गलती की है, 1-2 लोगों को कहने में आकर के और उनके मन वाली बात बोली है, लेकिन उसका परिणाम जो भयावह हुआ है, वो शायद कष्ट तो उन्हें भोगना पड़ता होगा, लेकिन दुख मुझे भी होता है। तो लड़के लड़की दोनों की नाड़ी अगर अंत्य नाड़ी हो और उनकी शादी हो जाए, तो दंपत्ति में काम भाव की कमी हो जाती है। शांत स्वभाव के कारण उनमें सामंजस्य का अभाव हो जाता है। दाम्पत्य जीवन में गलतफहमी बढ़ने लगती है और कलेश होता है। जानते हैं, आदि नाड़ी और अंत्य नाड़ी, ईड़ा और पिंगला, ये नाड़ियां जब चल रही हों तब तो आपका मंगल ही मंगल है। लेकिन जब सुषुम्ना नाड़ी चल रही हो और उस समय आप यात्रा करेंगे तो दुर्घटना निश्चित होगी। उस समय आप गर्भाधान करेंगे तो बच्चा विकलांग होगा। उस समय आप घर बनाएंगे तो घर गिरेगा। उस समय आप वाहन खरीदेंगे, वाहन दुर्घटनाग्रस्त होगा। मतलब ये सुषुम्ना नाड़ी सिर्फ आशीर्वाद और श्राप देने के लिए होती है। और ये सुषुम्ना नाड़ी व्यक्ति के बहुत प्रसन्न होने पर या मध्यरात्रि में, ब्रह्म मुहूर्त में, मध्याह्न में या सूर्योदय के समय 4 मिनट के लिए ये नाड़ी चलती है। तो ध्यान रखिए, जब आपके दोनों नाक से श्वास एक बराबर चल रही हो तो आपको कोई यात्रा नहीं करनी चाहिए। ऐसे समय में सिर्फ और सिर्फ पूजा उपासना करनी चाहिए और अपने लोगों के लिए शुभ शुभ बोलना चाहिए। बचपन में जब कोई खराब बोलता था तो उसको बड़े बुजुर्ग कहते थे, ऐसे मत बोलो, पता नहीं 24 घंटे में कब किसके जबान पर सरस्वती आ जाए। तो उसका अर्थ मुझे समझ में नहीं आता था। लेकिन अब जब ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन किया, स्वर विज्ञान का अध्ययन किया, तो पता लग गया कि सरस्वती और कोई नहीं, ये सुषुम्ना नाड़ी है। क्योंकि ये 24 घंटे में 4 बार 16 मिनट के लिए हर व्यक्ति के श्वास से प्रवाहित होती है। और ऐसे में अगर आपको अशुभ बोलने की आदत है और कभी उस नाड़ी में आपने बुरा बोल दिया तो आप अपने लोगों का बहुत बड़ा अहित करेंगे। इसलिए अपने लोग हों या पराए, सबके लिए शुभ शुभ बोलना चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। तो नाड़ी दोष से जुड़ा हुआ हर कंफ्यूजन आज काल चक्र में पंडित जी दूर कर रहे हैं, इसलिए बहुत ध्यान से आप काल चक्र देखिए। चलिए बात राशियों की एक बार फिर से करते हैं। मिथुन राशि के जातकों का आज पूरा दिन कैसा रहेगा, देखिए। चलिए मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि शुक्र की पूरी दृष्टि आपके राशि पर है, ठीक है, और शुक्र आपके पंचम भाव का भी स्वामी है। तो ऐसे में पंचमम नवमम चैव विशेषम धनमुच्यते। मैं जबरदस्ती नहीं बोल रहा हूं, बल्कि ज्योतिष का ये कथन है कि पंचम भाव भी धन को प्रदर्शित करता है। इसलिए आर्थिक स्थिति और प्रॉपर्टी से जुड़े हुए लोगों को आज लाभ मिलेगा। नौकरी और कारोबार में निसंदेह आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और तरक्की का भी योग बन रहा है। जहां तक रिश्तों की बात है
तो भाई बहनों से मेल जोल बढ़ेगा। अगर पुराना कोई डिस्प्यूट है भाई बहन के बीच में तो वो भी खत्म होने के कगार पर रहेगा। हाँ, एक बात जरूर है कि बुध की जो स्थिति है अपने राशि से 8वीं, उसके कारण थोड़ी सी थकान, थोड़ा सा चिड़चिड़ाहट हो सकती है। आपके भावुकता का कोई फायदा उठा सकता है, इसलिए सोच समझकर ही किसी पर विश्वास करें। आज आपको 5 पैकेट नमकीन 10 साल से छोटी कन्याओं को दे देना चाहिए, चाहे वो अपने घर की ही लड़कियां हों। शिवलिंग का दूध से अभिषेक करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा, शुभ रंग आपके लिए नारंगी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अगर आपकी राशि कर्क है तो कैसा रहेगा पूरा दिन, आज कौन सी सावधानी आपको रखनी है, ये भी देखिए। तो कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके व्यय भाव का स्वामी जो है वो बुध है और वो बृहस्पति के साथ संयोग कर रहा है। इसका मतलब आज धार्मिक मामलों में आप खर्च करेंगे। अगर आप नौकरी पेशा करते हैं, नौकरी पेशा में हैं, तो आपके लिए दिन अच्छा है, आप जो सोचेंगे वो होगा। अगर रिश्तों की बात करें तो दोस्तों के साथ बहुत लंबे समय बाद अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा। बदलते मौसम के कारण किसी सीजनल बीमारी के चपेट में आप आ सकते हैं। कोई भी जरूरी काम सही योजना बना करके आपको शुरू करना चाहिए। और हाँ, पितरों के नाम से किसी धार्मिक स्थल में कुछ दान करना चाहिए। अन्नदान, वस्त्रदान, ये पूष और माघ का महीना है। इसमें तो जो व्यक्ति अन्नदान और वस्त्रदान करता है, जो व्यक्ति कंबल और अनाज लोगों में वितरित करता है, वो इस जन्म में तो राजा बनता ही है। अगला जन्म भी उसका अगर होता है तो बड़े उच्च कुल में होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। 14 जनवरी से 14 फरवरी के बीच में जो व्यक्ति कंबल, अनाज, वस्त्र दान करता है, सचमुच में उसको देख करके दूसरे का पाप दूर हो जाता है। ऐसा व्यक्ति वह पुण्यात्मा होता है। चाहे आपकी आर्थिक स्थिति भले कमजोर हो, लेकिन आपको 14 जनवरी से 14 फरवरी के बीच में किसी जरूरतमंद को अन्न, धन, वस्त्र, कुछ न कुछ दान जरूर करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 6, शुभ रंग आपके लिए हरा। जय मां विंध्यवासिनी। और नाड़ी मिलान का साइंस से भी गहरा संबंध है और ये वैवाहिक जीवन को कैसे प्रभावित कर सकता है, ये जानने के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा, क्योंकि हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक। लेकिन ब्रेक के बाद आपको पंडित जी इस पर सटीक जानकारी देंगे, इसलिए कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए काल चक्र। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है काल चक्र में। आज पंडित सुरेश पांडे जी आपको नाड़ी दोष से जुड़ा हर रहस्य और सभी जरूरी जानकारियां दे रहे हैं। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं कि नाड़ी दोष और साइंस का आखिर क्या कनेक्शन है, नाड़ी मिलान का साइंस से कैसे गहरा संबंध है और ये मैरिड लाइफ को कैसे प्रभावित कर सकता है। इससे पहले आपको बता दें कि काल चक्र भविष्यवाणी 2021 जो कि हमारी सीरीज थी, जिसमें पंडित जी ने आपको बहुत जरूरी जानकारी दी कि कैसे पूरा साल आपका बीतेगा अलग अलग तरीके से, चाहे सेहत हो, व्यवसाय हो, व्यापार हो या शिक्षा हो। आज से नियमित रूप से आप काल चक्र देख पाएंगे, जिसमें हम राशि अनुसार बात तो करेंगे ही, साथ ही अब हर हफ्ते पंडित जी आपको लकी लॉकेट विजेता और लकी कुंडली विजेताओं के बारे में भी बताएंगे। तो अगर आप भी विजेता बनना चाहते हैं तो जरूर हमें ईमेल करिए, खत लिखिए, पंडित जी आपका नाम भी उसमें शामिल कर सकते हैं। चलिए जानते हैं कि नाड़ी दोष का साइंस से क्या कनेक्शन है। पंडित जी, साइंस और नाड़ी दोष कैसे कनेक्टेड है? वैसे ज्योतिष और साइंस में बहुत सारे ऐसे पहलू होते हैं जो आपस में संबंधित होते हैं, लेकिन नाड़ी के बारे में कुछ समझाइए। देखो, ऐसा है रोमिता, जब विज्ञान कोई पढ़ना शुरू करता है तो सबसे पहले विज्ञान की परिभाषा पढ़ता है कि विज्ञान है क्या। तो जो हमने पढ़ा है वो यही पढ़ा है, किसी वस्तु के क्रमबद्ध, सुसंगठित, व्यवस्थित ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। और ज्योतिष शास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जिसका व्यवस्थित, सुसंगठित और व्यवस्थित सारा ज्ञान है।
इसलिए ज्योतिष शास्त्र अपने आप में एक विज्ञान है। ठीक है। शरीर में नाड़ी का स्थान सहस्रार चक्र के मार्ग पर होता है। अब सहस्रार क्या है? सहस्रार ये आपके सर के ठीक ऊपर, जब बच्चा पैदा होता है तो यहाँ धक धक की जो आवाज़ आती है, हाथ से देखने पर यहाँ जो टपकता रहता है, यही स्थान सहस्रार है। यहीं पर दोनों कुंडलिनियों का मेल होता है और इसके जागरण के बाद व्यक्ति ईश्वर के सानिध्य में हो जाता है। अगर विज्ञान की बात करें ना, तो ब्लड ग्रुप के ज़्यादातर मामलों में एक ही नाड़ी के दो लोग अगर होते हैं तो दोनों का ब्लड ग्रुप सेम हो जाता है। जैसे ए ग्रुप, बी ग्रुप, ओ ग्रुप। अब इसमें पॉजिटिव नेगेटिव भी हैं, लेकिन जहाँ तक देखा गया है कि अगर किसी लड़के लड़की की सेम नाड़ी है तो उसके ब्लड ग्रुप भी चेक कराइए तो सेम निकलेंगे। और समान ब्लड ग्रुप पर जैसे संतान नहीं होता है, संतान प्राप्ति में बाधा होती है, उसी तरह से समान नाड़ी में विवाह करने के बाद रोग और संतान की कमी होती है। देखिए, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी हमारे मन, मस्तिष्क और सोच का प्रतिनिधित्व करने वाली हैं। इसमें कोई दो राय नहीं। यह नाड़ी हमारे दाम्पत्य जीवन का आधार स्तंभ भी है। एक नाड़ी के एक ही चरण में अगर लड़के और लड़की दोनों का जन्म हुआ हो तो नाड़ी दोष का निवारण असंभव है। तो अब जान लीजिए कि नाड़ी आपके शरीर में कहां से कहां तक होती है। नाड़ी आपके शरीर में गुदा मार्ग के पास, रेक्टम के पास एक मूलाधार चक्र है। वहां से तीनों नाड़ियां निकलती हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ये जो आपकी रीढ़ की हड्डी है, जिसको बैकबोन कहते हैं, जिसमें 33 गोलियां होती हैं, इसी के चारों तरफ घूमती हुई ये तीनों नाड़ियां आकर के सहस्रार में मिलती हैं। और सहस्रार के पहले ये आज्ञा चक्र पर दोनों भौहों के बीच में मिलती हैं। ठीक है। अगर दो नाड़ियां तो अपने आप चालू रहती हैं, ईड़ा और पिंगला सबकी चालू रहती है, लेकिन सुषुम्ना नाड़ी किसी की खुली है या नहीं, ये जानने का विषय है। इसीलिए जो लोग बिना सुषुम्ना नाड़ी के खुले कोई साधना करते हैं या कोई शक्ति का आवाहन करते हैं और उन लोगों का दिमाग क्रैक हो जाता है, पागल हो जाते हैं, तो लोग कहते हैं अरे उल्टा मंत्र का जप कर रहे थे इसलिए इनको ऐसा हो गया। अरे उल्टा मंत्र के जप से ऐसा नहीं हुआ है। हुआ ये है कि सुषुम्ना खुली नहीं थी और इन्होंने आवाहन कर लिया कुंडलिनी का और वो मूलाधार में ही चलने लगी, और या फिर वो ईड़ा पिंगला में घुस गई, तो विक्षिप्त हो जाएगा आदमी। और इसका मेडिकल साइंस में कोई इलाज नहीं है, मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ। कोई मेडिकल साइंस में इसका इंतजाम नहीं है। अगर आपने गलत साधना की और आपका मस्तिष्क खराब हुआ तो इसका कोई इलाज नहीं है। इसलिए बड़ी साधनाएं अच्छी होती हैं, लेकिन बिना किसी समर्थ गुरु के सानिध्य में बैठे बड़ी साधनाओं के तरफ रिस्क नहीं लेना चाहिए। जब तक सुषुम्ना नाड़ी आपकी खुल न जाए तब तक कभी आपको नाड़ी का आवाहन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये नाड़ी त्रिवलयाकार, ये तो हर समय हुंकार करने के लिए तैयार रहती है। इसको तो 10 बार अगर आप ठाठ देंगे ये चल देगी, लेकिन रास्ता अगर आपने सुषुम्ना का नहीं दिया तो वो ईड़ा पिंगला में घुसेगी, और ईड़ा पिंगला में घुसते ही आप विक्षिप्त हो जाएंगे, सड़क पर कागज बीनने लगेंगे, लोगों को ईंट पत्थर चलाने लगेंगे। तो कहने का मतलब ये है, भले ही सुषुम्ना नाड़ी अगर आप नहीं खोल पा रहे हैं, भले कुंडलिनी साधना आपकी नहीं हो रही है, लेकिन आप रिस्क मत लीजिएगा। हाँ, देवर्षि नारद के कुछ वचन हैं, जैसे देवर्षि नारद ने कहा है, एक नाड़ी विवाहश्च गुणै सर्वे समन्वितः वर्जनीयम प्रयत्नेन दंपतियो निधनम यथा। कहने का मतलब यह है कि वर कन्या की अगर एक नाड़ी हो तो ये विवाह वर्जनीय है, इस विवाह को नहीं किया जा सकता है, भले ही उसमें सारे गुण अच्छे मिल रहे हों। ऐसा करने से पति पत्नी दोनों के स्वास्थ्य और जीवन के लिए संकट की आशंका उत्पन्न होती है। यही बात मैं पहले भी बताया हूँ, एक नाड़ी भवेन मृत्यु विवाहादौ विचारणीयम। तो अगर विवाह करने जा रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा
कहीं ब्राह्मण वर्ण और नाड़ी दोष तो नहीं? अगर हाँ तो रुकिएगा, कहीं इसका कोई इलाज शास्त्रों में नहीं है। चलिए, तो अभी आपने जाना कि कैसे नाड़ी दोष का सीधा कनेक्शन साइंस से है और क्या इसकी बारीकियां हैं, इसके बारे में पंडित जी आपको बता रहे थे। अब बात एक बार फिर से राशि अनुसार करेंगे। सिंह राशि का आज का राशिफल क्या कहता है, कैसा बीतेगा पूरा दिन, देखिए। आपके राशि स्वामी सूर्यदेव आपके छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, शनि बृहस्पति बुध के साथ। तो ऐसे में मैं आपको बताऊं कि आज आपका खर्चा बढ़ेगा। कारोबार में नई तकनीकी सोच समझकर अपनाएं। परिवार में भी अनबन की संभावना है। गलत खान पान के कारण पाचन बिगड़ सकता है। प्रॉपर्टी से जुड़े दस्तावेज संभाल कर रखें। माँ दुर्गा को श्रृंगार की सामग्री दान करें। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा। शुभ रंग आपके लिए सफेद होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अगर आपकी राशि कन्या है तो कैसी रहेगी आज आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही आज के लिए आपका शुभ उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग क्या है, पंडित जी से जानते हैं। कन्या राशि का गोचर इसलिए अच्छा माना जाएगा कि पंचम भाव में आपका राशि स्वामी बुध है, शुक्र और बृहस्पति जैसे 2 शुभ ग्रहों के साथ है। इसका मतलब परिवार की सुख सुविधाओं पर आप खर्च कर सकते हैं। नई साझेदारी से भविष्य में बहुत बड़ा लाभ आपको मिलने वाला है। जीवन साथी के साथ मतभेद अगर है तो दूर होगा और आपका पारिवारिक जीवन बहुत अच्छे से व्यतीत होगा। अगर आपकी उम्र 64 साल से ज्यादा है तो घुटने और पैरों का दर्द आपको सता सकता है। किसी भी प्रकार की कागजी कार्यवाही करते समय पूर्ण रूपेण सतर्कता बरतें। हनुमान जी को लड्डू और तुलसी का पत्ता चढ़ाने के बाद एक मीठे पान का बीड़ा भी चढ़ाएं। शुभ अंक आपके लिए 6 है। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो नाड़ी दोष क्या होता है, नाड़ी दोष के बुरे असर क्या होते हैं, कैसे नाड़ी दोष अगर है और विवाह हो जाए तो मैरिड लाइफ पर कैसा असर पड़ता है, ये पंडित जी आपको बता चुके हैं। अब पंडित जी से हम ये जानते हैं कि नाड़ी दोष कब हो जाता है बेअसर, क्या नाड़ी दोष की कोई काट है, इसके बारे में जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, अभी आपने बताया कि नाड़ी दोष क्या होता है, किस तरीके से असर होता है, लेकिन क्या ऐसी भी कोई स्थिति आती है कि नाड़ी दोष असर नहीं करता है, इसके लिए भी कोई उपाय होते हैं या फिर किसी भी तरह के मंत्र जाप से या उपायों से इसे खत्म किया जा सकता है? देखो, ऐसा है, सही बात तो यह है कि लड़के लड़की की राशि अगर एक ही है और नक्षत्र अलग अलग हैं, ठीक है, तो नाड़ी दोष खत्म हो जाता है। लड़के लड़की का नक्षत्र अगर एक ही है लेकिन उसमें चरण अलग अलग हैं तो नाड़ी दोष नहीं लगता है। चरण का मतलब सभी नक्षत्रों के 4 चरण होते हैं। अगर नक्षत्र 24 घंटे का है तो 6-6 घंटे के एक चरण होते हैं, ये बात आप समझ लीजिए। अगर शुरुआत के 6 घंटे में बच्चा पैदा हुआ, पहला चरण, 12 घंटे के अंदर पैदा हुआ, दूसरा चरण, 18 घंटे के अंदर पैदा हुआ, तीसरा चरण, 24 घंटे के अंदर पैदा हुआ, चौथा चरण। लड़के और लड़की के अगर चरणाक्षर भिन्न हैं, लड़का और लड़की एक ही नक्षत्र में पैदा हुए हैं लेकिन चरण एक नहीं है, तो नाड़ी दोष अपने आप समाप्त हो जाता है। और जो 8 गुण नाड़ी के माइनस होते हैं वो आप प्लस करके देख लीजिए, तब गुण पूरे बन जाएंगे 36। और यही 36 गुण बनते हैं जब इस तरह की कुंडली होती है। लड़के लड़की के राशि के जो स्वामी हैं अगर आपस में मैत्री संबंध बनाते हैं, वर्ण दोष, वर्ग दोष, तारा दोष, योनि दोष, गण दोष, ये सब दोष इस उपाय से नष्ट हो जाते हैं। लड़के लड़की की कुंडली में राशियों के स्वामी एक ही हों, मित्र हों, नवांश के स्वामी परस्पर हों, एक हों या एक ही हों, तो सभी प्रकार का ये वर्णकूट दोष समाप्त हो जाता है। विशाखा, अनुराधा, धनिष्ठा, रेवती, हस्त, स्वाति, आर्द्रा, पूर्व भाद्रपद, इन 8 नक्षत्रों में से किसी नक्षत्र में लड़के लड़की का जन्म हो
तो नाड़ी दोष नहीं रहता है। यह भी किसी विद्वान की ही मान्यता है। उत्तरा भाद्रपद, रेवती, रोहिणी, विशाखा, आर्द्रा, श्रवण, पुष्य, मघा इन नक्षत्रों में वर कन्या का जन्म पड़े तो नाड़ी दोष नहीं रहता है। लड़के लड़की के राशिपति अगर बुध, गुरु और शुक्र में से कोई एक या दोनों के राशिपति एक ही हों तो नाड़ी दोष नहीं होता है। यदि शुक्र, बृहस्पति अथवा बुध एक राशि का स्वामी हो तो नाड़ी दोष, नाड़ी भेद का दोष नहीं लगता है। रोहिणी, आद्रा, मृगशिरा, विशाखा, पुष्य, श्रवण, रेवती, उत्तरा भाद्रपद ये नक्षत्र आपस में नाड़ी भेद से मुक्त होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी आप अपनी कुंडली का मिलान करवाएं तो इस बात का ध्यान रखें कि आपका वर्ण क्या है और तब नाड़ी दोष हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देखिए, नाड़ी दोष से जुड़ा हुआ हर सवाल जो आप अक्सर सोचते हैं उसका जवाब आज पंडित जी दे रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी कोई सवाल है जो अभी भी आपके मन में बना हुआ है तो हमें कॉल करिए। लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है, आप अभी कॉल कर सकते हैं, पंडित जी से अपना कंफ्यूजन दूर कर सकते हैं। तुला राशि की अब बात करेंगे, कैसा रहेगा आज का पूरा दिन तुला राशि के जातकों के लिए, देखिए। देखिए, तुला राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि फिजूल खर्ची से बचिए, क्योंकि आपका ट्रांजिट कह रहा है कि आज आपका फिजूल खर्ची हो सकती है। और सोच समझ करके कहीं पैसा लगाइए। अगर शेयर कमोडिटी में पैसा लगा रहे हैं तो सोच समझ करके निवेश करिए। बहुत ज़्यादा निवेश करना नुकसानदेह हो सकता है। काम में यश और सफलता आपके हाथ लगेगी। सहकर्मियों का साथ भी आपको मिलेगा। अगर ननिहाल से आपको कुछ अपेक्षा है तो वहाँ से शुभ समाचार ही मिलने वाला है। आज बुखार और इन्फेक्शन के कारण आपको तकलीफ हो सकती है। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिए और संयम से काम लीजिए। घर में तुलसी का पौधा लगाइए। शुभ अंक आपके लिए 1 होगा। शुभ रंग आपके लिए हरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, नाड़ी दोष के बारे में आपने जाना और नाड़ी दोष की काट क्या है ये भी पंडित जी आपको बता चुके हैं। कौन से दान और मंत्र जाप से हम इस नाड़ी दोष के बुरे प्रभावों को कम कर सकते हैं, कौन से वो अचूक उपाय हैं, इसके बारे में जानते हैं पंडित जी से जल्दी से। पंडित जी, कौन से वो अचूक उपाय, कैसे मंत्रों का जाप हो, कैसे पूजन हो कि नाड़ी दोष का जो दुष्प्रभाव है उसे हम कम करें। इससे पहले आपने ग्रहों के दुष्प्रभाव को भी कम करने के लिए बहुत सारे उपाय बताए, तो नाड़ी दोष को कम कैसे करें? देखो रुमजा, ऐसा है कि हमारे ज्योतिष शास्त्र में बहुत ग्रंथ हैं और बहुत लोगों के बहुत विचार हैं। नारद का कुछ विचार है, बृहस्पति का कुछ विचार है, वशिष्ठ का कुछ विचार है, अंगिरा का कुछ विचार है, ब्रह्मदेव कुछ बोलते हैं। इन सब बातों को अगर ध्यान में रख करके एक हमारे यहाँ ग्रंथ है पीयूष धारा, ज्योतिष शास्त्र का ही ग्रंथ है पीयूष धारा। अगर पीयूष धारा की बात करें तो पीयूष धारा के अनुसार सोना दान करने पर, गाय दान करने पर, वस्त्र दान करने पर, अन्न दान करने पर या सोने का सांप बनवा करके प्राण प्रतिष्ठा करा करके महामृत्युंजय मंत्र का जप करवाने से नाड़ी दोष का बुरा प्रभाव कम हो सकता है। लेकिन यहाँ मैं फिर अपनी बात कहूँगा, सब नाड़ी दोष ठीक हो जाता है इस उपाय से, लेकिन अगर मध्य नाड़ी का दोष है तो ठीक नहीं होता है। कई बार मैंने ये सारे उपाय करवा करके और देखा है कि रिजल्ट नकारात्मक होता है, सामने वाले को जवाब देने की स्थिति नहीं रह जाती है। इसलिए जब दोनों की मध्य नाड़ी हो तब ढीठ बन करके उपाय करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि इस रिश्ते को शिथिल करना चाहिए। लड़के और लड़की दोनों की मध्य नाड़ी हो तो लड़के को प्राण का भय रहता है, जीवन का भय रहता है। और एक बात मैं बता रहा हूं अपने अनुभव की, लड़के और लड़की दोनों की मध्य नाड़ी, लड़की बहुत बड़ी अधिकारी, लड़का बहुत बड़ा अधिकारी। लड़की ने ही लड़के के प्राण पर अपने लोगों से हमला करवा दिया तो जीवन को कैसे भी नुकसान हो सकता है। लड़के और लड़की दोनों की आदि या अंत नाड़ी हो तो लड़की को प्राण भय होता है। ऐसे में लड़की को महामृत्युंजय मंत्र का जप करना चाहिए। अपने जन्मदिन पर अपने वजन के बराबर अन्नदान करना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। जो लड़कियां अपने घर में जलाई जाती हैं, जिन लड़कियों की हत्या की जाती है, उन बेचारियों का क्या दोष है? बस दोष है ये कि उनका और उनके पति की नाड़ी आदि
या अंत थी, जिसके कारण उनके साथ ऐसा व्यवहार लोगों ने कर दिया। क्रूरता, नाड़ी दोष के प्रभाव को दूर करने के लिए जिस नाड़ी का दोष ज़्यादा हो उससे संबंधित आहार जरूर लें। लड़के लड़की में से अगर किसी की भी मार्केस की दशा चल रही हो, मार्केस माने दूसरे और सातवें भाव के स्वामी का ग्रह दशा में अगर चाल हो, तो दशानाश का उपाय दशा काल तक जरूर करना चाहिए। वर्ण का मिलान न हो तो सौनक मुनि के अनुसार घट विवाह और अर्क विवाह कराकर विवाह दोष शांति करके गठबंधन किया जा सकता है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बात वृश्चिक राशि वालों की करेंगे, कैसा रहेगा आज का पूरा दिन देखिए। देखिए, वृश्चिक राशि में अगर देखा जाए तो इस समय केतु की स्थिति है, द्वितीय भाव में शुक्र है, तृतीय भाव में चार ग्रह बैठे हुए हैं। शेयर बाजार में मैं आपको राय दूंगा कि आप निवेश मत करिएगा, क्योंकि आपका व्यय धन भाव में बैठा हुआ है। जहां भी सोना भी छुएंगे वो मिट्टी हो जाएगा। आज का दिन बचाइए, आप कहीं कुछ मत लगाइए। विद्यार्थी अगर आप हैं तो प्रतियोगी परीक्षा में जाइए, सफलता आपको मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। घर से थोड़ा सा गुड़ खा करके जाइए। अपने पार्टनर से किसी भी बात का पर्दा या छिपाव दुराव आपको नहीं रखना चाहिए। दांत और कान में तकलीफ बढ़ सकती है। कर्मचारियों के साथ अच्छा व्यवहार रखिए। किसी जरूरतमंद की मदद करिए। शुभ अंक आपके लिए 4 होगा, शुभ रंग आपके लिए ग्रे होगा। जय मां विंध्यवासिनी। धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों की किस्मत के सितारे आज कितने बुलंद या कितने गर्दिश में है, सितारों की चाल इनकी आज के दिन के बारे में क्या कुछ बता रही है, सब जानेंगे हम पंडित जी से, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए कालचक्र। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का कालचक्र में। चलिए बात करते हैं धनु राशि की। क्या कहता है धनु राशि का आज का राशिफल, देखिए। आपकी राशि में शुक्र स्वयं विराजमान है और शुक्र जो है बृहस्पति का दुश्मन है, आपको ये भी पता है। तो निवेश करने से पहले किसी विशेषज्ञ की सलाह ले लीजिएगा। ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा ढीठ बन के बहुत पैसे कहीं लगा दो और नुकसान हो जाए। जरूरी दस्तावेज से जुड़ा हुआ कोई भी आज काम आपको नहीं करना चाहिए। और माँ से किसी विचारधारा पर आपका मनमुटाव हो सकता है, लेकिन जितना हो सके सामंजस्य बैठाने की कोशिश करें और माँ की सेहत का ध्यान रखें। गलत खान पान के कारण पेट खराब हो सकता है। समय बर्बाद मत करिए और अपने टारगेट को पाने के लिए पूरा सक्रिय रहिए। भगवान श्री हरि विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी की भी पूजा करिए। शुभ अंक आपके लिए 8 होगा, शुभ रंग आपके लिए हरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बात मकर राशि वालों की, कैसा बीतेगा पूरा दिन, देखिए। मकर राशि में तो 3 शुभग्रह सूर्य के साथ विद्यमान है। तो भाई मैं तो यही कहूंगा बुध बृहस्पति जैसे शुभग्रह की स्थिति आपके लिए बहुत लाभकारी है, लेकिन बीमारी में इलाज पर खर्चा हो सकता है। जहां तक कामकाज की बात है तो व्यवसायियों को तो बड़ा मोटा मुनाफा होने वाला है। भाई बहन से चल रहा वाद विवाद भी खत्म होगा। और अगर आपको बदन दर्द या कमजोरी महसूस हो रही है तो आपको चाहिए कि अपने गुस्से पर नियंत्रण रखिए और सभी से व्यवहार बना कर रहिए। किसी मंदिर में क्षमता अनुसार आप दान कर सकते हैं। शुभ अंक आपके लिए 1 होगा, शुभ रंग आपके लिए पीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आपकी राशि कुंभ है तो आज के लिए क्या सावधानी है, कितना भाग्य आज मजबूत रहेगा, देखिए। आपके व्यय भाव में खर्च के स्थान में 4 ग्रह हैं, तो आज अनावश्यक खर्चों से बचिए और धन हानि की संभावना बनी हुई है। नया काम शुरू करने के लिए दिन अच्छा है। दोस्तों और पड़ोसियों के साथ वाद विवाद हो सकता है। अपनी दिनचर्या संतुलित रखिए, तनाव मत लीजिए भाई, और किसी बाहरी व्यक्ति की बात पर ध्यान मत दीजिए। राम दरबार की पूजा करिए। शुभ अंक आपके लिए 7 होगा, शुभ रंग आपके लिए जामुनी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। केसर के 3 चमत्कारी महा उपाय और मीन राशि वालों का आज का राशिफल, वो भी खास उपायों के साथ जानेंगे पंडित जी से, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र।
आइए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का काल चक्र में। अगर आपके घर में भी केसर है तो समझ लीजिए कि आपकी किस्मत खुलने वाली है। पंडित जी, केसर से जुड़े कौन से 3 वो महा उपाय हैं जो जरूर कर लेने चाहिए? केसर तो नाम लेते ही अपने आप समझ में आ जाता है, वैभव की प्रतीक है केसर। तो भाई देखिए, माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए एक सफ़ेद कपड़े को केसर से रंग कर अपनी तिजोरी या दुकान के गल्ले में बिछाना चाहिए और पैसा इसी कपड़े पर रखना चाहिए। ऐसा करने से लक्ष्मी सदैव प्रसन्न रहती हैं और स्थिर लक्ष्मी रहती हैं, आमदनी बढ़ती है। चतुर्दशी और अमावस्या के दिन घर के दक्षिण पश्चिम में केसर की धूप जलाने से पितृ प्रसन्न होते हैं, पितृदोष शांत होता है, व्यक्ति के जीवन में तरक्की होने लगती है। केसर में जबरदस्त आकर्षण शक्ति होती है। हर रोज केसर का तिलक लगाने से व्यक्तित्व में निखार आता है, इसमें कोई संशय नहीं है। चलिए बात मीन राशि वालों की जानते हैं कि आज उनका भाग्य कितना मजबूत होगा। देखिए, चलिए, तो आपके राशि में भले ही चंद्रमा की स्थिति बनी हुई है, लेकिन आपके 9वें भाव में केतु की स्थिति इस बात का संकेत है कि यात्रा तो होगी लेकिन बहुत खर्चीली होगी। आज आप नया काम शुरू कर सकते हैं, ग्रह गोचर तो यही कह रहा है। दोस्तों से मुलाकात होगी और उनके साथ घूमने का भी अवसर मिलेगा। पेट दर्द या गैस की वजह से परेशान हो सकते हैं। अपनी भावनाओं पर काबू रखिए। माता पिता को कोई उपहार जरूर दीजिए। अगर आप अपनी माता को शॉल और पिता को च्यवनप्राश ला कर दें तो निसंदेह इससे आपका भाग्योदय होगा। शुभ अंक आपके लिए 4 है, शुभ रंग आपके लिए नीला है। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज पंडित जी ने आपको बताया कि नाड़ी दोष क्या होता है, साथ ही इसकी काट क्या है, कैसे आप इसे ठीक कर सकते हैं, इसके दुष्प्रभाव को कम कर सकते हैं, और साथ ही अगर आपके घर में केसर है तो वो 3 महा उपाय जरूर करें ताकि मां लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे। पंडित जी, बहुत शुक्रिया इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर हम आएंगे पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक के लिए काल चक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। देश और दुनिया की खबरें लगातार जारी हैं, देखते रहिए न्यूज़ 24। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा।